दलित तो बेचारा दलित है, उसको तो देखने वाले जो बिहार सरकार के जो नुमाइंदा हैं उनकी नीयत उस समाज के प्रति ठीक नहीं है। और जिसका नतीजा हुआ कि आप देखते होइएगा कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, लूट भी हो रहा है, दलित महिलाओं के साथ बलात्कार भी हो गया। उसकी आप पूर्व में जाएंगे तो अरवल की घटना नहीं थी, वहाँ एक पासवान समाज की महिला थी, उसके साथ बलात्कार भी हुआ, उसकी हत्या भी हुई। आप उसके पहले जाइएगा तो बेगूसराय में हत्या हुई, बलात्कार भी हुआ। आप अभी देखिए तो हाजीपुर में राकेश पासवान जो हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव था, उसकी हत्या हो गई, निर्मम हत्या हो गई। इस ढंग से रोज़ घटनाएं घट रही हैं। तो मैं तो कहूँगा कि ये सरकार अक्षम है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसका कारण है कि जिस एनडीए गठबंधन के पार्ट थे नीतीश जी, जिनको बिहार की जनता ने अपनी सत्ता सौंपी थी, वो दल बदल करके चले गए, दूसरे गठबंधन में चले गए, आरजेडी गठबंधन में गए। उस दिन से बिहार की स्थिति बद से बदतर है। तो ये सर कि नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चा है, खासतौर पे तीसरे विपक्षी एकता को मजबूत करने की उन्होंने जो मुहिम रखी। अब चर्चा है कि वो नालंदा से चुनाव लड़ेंगे। उनके सांसद ने कहा कि हम सीट छोड़ने को तैयार हैं। वो एक अनार है और 100 बीमार। आप समझ रहे हैं, एक अनार है 100 बीमार है। प्रधानमंत्री की कुर्सी एक, जिस पर हमारे देश के सबसे बड़े नेता, देश नहीं विदेशों के सबसे बड़े नेता परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। और उस कुर्सी पर जाने के लिए बहुत लोग ललायित हैं, दर्जनों लोग देश के ललायित हैं, लेकिन वो लालसा पूरा नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश में 2024 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, एनडीए गठबंधन को 2/3 बहुमत से एनडीए गठबंधन की जीत होगी और पुनः देश में तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री का, बिजनेस करने का, खेती करने का ये मौलिक अधिकार है भारत के संविधान के तहत। कोई भी व्यक्ति नालंदा से लड़े, कहीं हाजीपुर से लड़े, कहीं से लड़े, उस पर किसी को कोई प्रतिबंध नहीं है। जिसको जहाँ से लड़ना है लड़े, लेकिन फैसला तो जनता के हाथ में है। जनता जिसको चाहेगी वो देश का नेता बनेगा, वो उस लोकसभा क्षेत्र का सांसद बनेगा। आप हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे? मैं तो लड़ूंगा, मैं पहले भी लड़ा था, मैं आज भी लड़ूंगा, निश्चित रूप से लड़ूंगा। इसमें ये फकरवट कहाँ है? लेकिन आपके जो अरे छोड़िए ना, आपके क्या होता है? आपके उनसे पूछिए कि जमुई का छोड़ रहे हैं। जिस जमुई की जनता ने 2014 से लेकर के 2023 तक 10 वर्षों तक इनकी सेवा किया, इनको सर्वोच्च कुर्सी दिया, उसको छोड़ के उसको लात मार के क्यों जा रहे? पहले उनसे पूछिए। अच्छा कि भाग रहे क्या? मतलब 2005 के पहले जो सरकारें थी, उस समय जो बिहार का लॉ एंड ऑर्डर चरमराया था, उससे भी खराब स्थिति आज की तारीख में है। और आप देख लीजिए कि रामनवमी के जुलूस में दो समुदायों के बीच में झगड़ा हुआ। क्यों झगड़ा हुआ भाई? बिहार सरकार क्या कर रही थी? इसलिए झगड़ा हुआ कि उस समय हमारे गृह मंत्री जी का प्रोग्राम था सासाराम में और नवादा में प्रोग्राम था, और बिहार सरकार डर गई थी उनकी लोकप्रियता से, और जिसका नतीजा हुआ कि दो समुदायों के बीच में दंगा हुआ और बिहार सरकार मुख दस्तक बन के देखती रही। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है, जो गृह जिला नीतीश जी का है, जहाँ उनका जन्मभूमि है, कर्मभूमि है नालंदा, वहाँ भी इस तरह की घटनाएं घटी जो बिहार के लिए बहुत ही दुखदायक है और बहुत ही निंदनीय है। देखिए, वो समाजवादी आंदोलन के नेता हैं और पहले भी वो कर्पूरी ठाकुर जी के साथ रहे हैं, पहले भी वो एनडीए गठबंधन के पार्ट थे और भारत सरकार के राज्य मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार में भी थे। कुछ कारणवश, कुछ विशेष परिस्थितिवश वो एनडीए गठबंधन से अलग हुए थे, फिर देर से हों लेकिन दुरुस्त आए हैं, फिर अपने पुराने घर को लौट आए हैं, एनडीए गठबंधन में आए हैं। मैं तहे दिल से उनको इस गठबंधन में आने के लिए मैं हार्दिक बधाई और स्वागत करता हूँ। काफ़ी सालों बाद नीतीश कुमार के नालंदा से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि आनंद मोहन भी समर्थन में उतरेंगे, ललन सिंह भी तैयारी में जुटे हुए हैं। क्या अच्छा है बाबू, इस देश में प्रजातंत्र है ना, प्रजातंत्र में मौलिक अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को। उस मौलिक अधिकार को आप हनन करिएगा? कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के किसी कोने से चुनाव लड़ेगा जिसको मौलिक अधिकार है, जो हिंदुस्तान का मतदाता है,
कोई कहीं से भी चुनाव कर लड़ेगा, तो जनता के हाथ में फैसला करना है कि जनता अपना मैंडेट किसके पक्ष में देती है। ठीक। चुनाव कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा ये प्रश्न नहीं है, जनता किसको अपना मैंडेट देगी, कौन जीत के जाएगा वहाँ से, प्रश्न ये है। 40 में 40 का दावा किया जा रहा है। जिस व्यक्ति का जमाना जब होता है वो भी कहता आप चुनाव जीत रहे हैं। मंत्री जी, इसका कोई नीतीश इलाज कैबिनेट है? में आज एक अहम फैसला लिया गया है, लाखों शिक्षकों की बहाली की बात की गई है। क्या वर्षा जब कृषि सुखाड़ रहे, अब अंतिम समय में बहाली होते होते 2 वर्ष हो जाएगा, तो तक नीतीश जी चले जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा कई स्कीमें किसान और आम आदमी के लिए चलाई जा रही हैं। सरकार ने खाने पीने का कारोबार करने वाले लोगों के लिए नई स्कीम की शुरुआत की। अब घर बैठे इस स्कीम से आप लाभ उठाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये स्कीम है PMFME यानी PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये योजना मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की ओर से शुरू की गई। सरकार को भरोसा है कि इस स्कीम से अर्थव्यवस्था में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 9 लाख रोजगार भी पैदा होंगे। ये योजना आत्मनिर्भर भारत के तहत जारी की गई। इस स्कीम में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद के तौर पर मार्केटिंग का फायदा मिलता है। प्रोसेसिंग सुविधा, प्रयोगशाला, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग और इंक्यूबेशन सेंटर समेत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी छोटी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इस योजना के तहत 35% क्रेडिट लिंक सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं। न सिर्फ इतना बल्कि इसके साथ साथ ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत उम्मीदवार कोई भी फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज कायम करने के लिए प्रोजेक्ट का 90% खर्चा लोन की शक्ल में हासिल कर सकते हैं, जिस पर वो 35% की India and UNICEF both turned 75 this year. We have a dream for every child, a dream of health, safety and well-being. Looking back at these past 75 years, UNICEF celebrates its partnership with India. Strong foundations that have nurtured children and their health. From the first ever penicillin plant in India to providing crucial technical support to Amul, we have travelled together hand in hand. And today, India is the world's largest milk producer. We partnered with the government to install the Mark series of hand pumps and ushered in the water revolution in the country. Together with government and partners, UNICEF helped implement the Integrated Child Development Services and rolled out the national mission on immunization. When the tsunami struck, UNICEF stood in support to rebuild livelihoods. Working as one with the government, partners, and frontline health workers, we helped eradicate smallpox and polio from India, from 200,000 polio cases in the 1980s to 0 cases in 2012. We supported the Swachh Bharat mission and India's vision of becoming open defecation free. And during this pandemic, we remain committed to the fight against COVID-19. Children have been the silent victims of the COVID-19 pandemic, which has undone decades of hard work and progress. More than ever before,
We must work harder to fulfill the dream we collectively saw 75 years ago for all children in India. Our history says, together we can do anything that we set our minds to. Join us in making this dream come true, where every child has a healthy, safe, and bright future. A future free of disease, malnutrition, and exploitation. We will not rest. Our journey has just begun. Together, let us reimagine a fair world for every child.